हेलो दोस्तों, आज हम टॉम्ब ऑफ फॉलन गॉड का न्यू एपिसोड एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा था, यूसैन, चांगसी और युआन लॉन्ग ड्रैगन वो लोग फॉलन से फ्लावर वैली की तरफ चले गए थे और योंग फाई वो अब वेस्टर्न कॉन्टिनेंट की तरफ जाने वाला था और वहां जाने के लिए वो अपने साथ डोंग डोंग को लेकर जाता है। और दूसरी तरफ हम लोगों ने देखा था कि मंगलियार आज़ाद हो चुकी थी और वो अपनी सीनियर सिस्टर जरिए अपने दुश्मनों को एक लेटर भी लिखवा कर भेज देती है ताकि वह लोग जान सके कि वह कहाँ जा रही है। वो जानबूझकर उन लोगों को उकसाती है कि वो लोग उसके पीछे आए, मगर हम लोगों ने देखा था कि योंग फाई जब वेस्टर्न जर्नी की तरफ जा रहा होता है तो रास्ते में कुछ जानवरों का शिकार करता है और उनका मैजिकल कोड निकाल लेता है ताकि वो उस कोर के जरिए कुछ पैसे कमा सके। और शहर में जाते ही सबसे पहले उन कोर को बेचता है और वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा फेमस हो जाता है, क्योंकि इस तरह मैजिकल कोर को हासिल करना इतना आसान काम नहीं। और वहीं पे हमें उसका एक दोस्त दिखाया जाता है जिसका नाम कैली था। कैली उसे वेस्टर्न रीजन के बारे में बहुत सारी बातें बताता है और उसे कहता है कि कल मैं तुम्हें सेरेमनी के अंदर लेकर जाऊंगा जहाँ पर बहुत सारे लोग आएंगे। और फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है जब वो सेरेमनी शुरू होती है तो वहाँ पर हर जगह हमें कपल्स दिखाई दे रहे होते हैं जो कि ग्राउंड में डांस कर रहे थे। हर शख्स वहाँ एक दूसरे की तारीफें कर रहा होता है। यहाँ पे हमें वेस्टर्न कल्चर की पूरी झलक दिखाई जा रही होती है। और वहीं पे हमें एक एल्फ प्रिंस को भी दिखाया जाता है जो कि कुछ लड़कों के साथ बैठा हुआ था और वहाँ पर हर एक शख्स वाइन पी रहा होता है और वो शख्स एक दूसरे के साथ डांस भी कर रहे होते हैं। और बहुत सारे लोग क्योंकि वहाँ पहली मर्तबा मिल रहे थे इसलिए वह लोग एक दूसरे के साथ दोस्ती कर रहे होते हैं। इसी तरह ये पार्टी चल रही होती है और सब लोग खूब एंजॉय कर रहे होते हैं। मगर यहाँ पर एंट्री होने वाली हमारे मेन हीरो योंग फाई की, वो केली के साथ जैसे ही वहाँ पर आता है तो केली आते साथ ही सब लोगों से कहता है कि ब्यूटीफुल लेडीज, तुम्हारा चार्मिंग कैली आ गया है। मुझे देख कर बताओ क्या मैं पहले के मुकाबले अब और भी ज़्यादा हैंडसम नहीं बन गया। यह देखते ही वहाँ पर मौजूद लड़कियाँ उसकी तरफ लपक पड़ती हैं और कहती ये तो कैली है, यह तो पहले से भी ज़्यादा हैंडसम लग रहा है। कुछ लड़कियां तो उससे कहती कैली तुम्हें तो याद होगा ना कि हम लास्ट टाइम कब मिले थे। तो कैली पीछे मुड़कर योंग फाई को इशारा करते हुए कहता है देखा मेरा जलवा। तो योंग फाई कहता है कि मुझे में इतनी हिम्मत नहीं कि मैं इतने लड़कियों के साथ एक साथ हैंडल करूं। जिसके बाद डोंग डोंग वो भी बाहर निकल आता है और वो कहता है मुझे लगा ही था कि यह लड़का बिल्कुल ठीक बंदा नहीं है। जरा देखो यहाँ पर हर एक शख्स इसे जानता है, मगर दूसरी तरफ उसे वहाँ पर एक वेटर दिखाई देता है जो कि उन लोगों के लिए एक गिलास में वाइन लेकर आता है। तो योंग फाई वो ग्लास उठा लेता है। उसे पता नहीं था वो वाइन किस तरह की है। वो उसे टेस्ट करने से पहले हल्का सा स्मेल करता है, मगर डोंग डोंग वो वाइन उसे काफ़ी पसंद आती है तो वो फ़ौरन से उसे पीकर टेस्ट करता है तो वह काफ़ी पसंद आती है, जिस पर वो और भी ज़्यादा वाइन लेने के लिए फ़ौरन से उस वेटर पीछे भागता है। और जैसे वाइन ग्लास उठाने की कोशिश करता है तो वेटर डर के मारे उस प्लेट को नीचे फेंक देता है, जिसकी वजह से सब लोग उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं और देखते यह शोर किस चीज़ का है। मगर जब उन्हें वहाँ पर ड्रैगन दिखाई देता है तो सब लोग चौंक गए थे कि यहाँ तो एक मैजिकल बीस्ट मौजूद है। वो ड्रैगन योंग फाई के पीछे जाकर छुप गया था। वह थोड़ा डरा हुआ लग रहा था, जिस पर योंग फाई कहता है चलो कोई बात नहीं, बस एक कफी तो गिरा है। मगर वहाँ पर मौजूद लोगों को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आई थी कि यहाँ पर एक फ्लाइंग बीस्ट मौजूद है। उन लोगों को यह बात जरा भी अच्छी नहीं लगती कोई मैजिकल बीस्ट वो पार्टी में आ जाए। वो उन बीस्ट को लो लेवल का बीस्ट समझते हैं और वो उन्हें कभी भी अपने साथ पार्टीज में नहीं लेकर आते। और यह पहली मर्तबा होता है कि कोई बीस्ट पार्टी के अंदर आया हो। यह बात सुनने के बाद वहाँ पर मौजूद एक यंग लड़का जिसका नाम ओल्डेला था, वो कहता आखिर किसकी हिम्मत हुई जो अपना जानवर अपने साथ लेकर आया है। क्या तुम्हें यह बिल्कुल भी पता नहीं कि इस रॉयल पार्टीज के अंदर लो लेवल के बीस्ट का लाना अलाउड नहीं है। यह हमारा बैंकॉट की इंसल्ट है। उस बंदे को वहाँ पर देखकर योंग फाई कहता है यह बिल्कुल क्या नाव की तरह है, मगर यह एक एल्फ है और ऊपर से इसके अंदर एटीट्यूड भी काफ़ी ज़्यादा है। यह देखकर कैली भी उन लोगों की तरफ आता है, मगर इससे पहले कि योंग फाई कुछ बोलता डोंग डोंग खुद ही उन लोगों के सामने आ जाता है और कहता है यह वाइन बहुत ही मज़े की है, मगर मुझे समझ नहीं आता क्या तुम लोग अंधे हो गए हो? क्या तुम लोगों को गॉड ऑफ लाइट ने अंधा कर दिया है? वो सामने खड़े हुए ओल्डेलस कहता है कि मुझे बताओ क्या तुम्हें गॉड ऑफ लाइट ने आइज़ नहीं दी हैं? क्या तुम्हें नज़र नहीं आ रहा मैं कोई बीस्ट नहीं हूँ, बल्कि तुम्हारे तो कान देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम कोई खरगोश हो या फिर कोई मॉन्स्टर हो। यह सुनते ही ओल्डेलस गुस्से में पागल हो जाता है और फौरन से अपनी तलवार निकालते हुए कहता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम मेरी इंसल्ट कर रहे हो, तुम्हें इस इंसल्ट सज़ा मिलेगी। अगर तुम में हिम्मत है तुम मुझसे मुकाबला करके दिखाओ। यह सुनते वहाँ पर मौजूद लोग कहते हैं यह तो बोलने वाला डीमन इंसेक्ट लग रहा है, मैंने इसके बारे में सुना है। फ्लाइंग सैड सिटी में इस तरह के मैजिकल बीट्स पेट मिला करते हैं
जो कि उड़ भी सकते हैं। मगर यहाँ पर योंग फाई वो फौरन से अपनी तलवार निकाल लेता है और कहता है अगर तुम लड़ना ही चाहते हो तो फिर ठीक है। मगर डोंग डोंग कहता है तुमने मुझे गुस्सा दिला दिया है तो अब तुम्हें मेरा गुस्सा भुगतना ही पड़ेगा। यह कहने के बाद वो फौरन से उसकी तरफ चला जाता है, उस पर बहुत जोरदार पंच अटैक करता है तो वो ओल्डेलक बॉडी को उठाकर ऊपर हवा में टांग देता है, जिससे वहाँ पर मौजूद सब लोग चौंक जाते हैं क्योंकि किसी ने कभी भी इतना पावरफुल ड्रैगन नहीं देखा था और ऊपर से इतने छोटे शेप में था। और फिर योंग फाई कहता है यह तो बस बकबक कर रहा था, इसे लड़ना बिल्कुल भी नहीं आता, यह तो बस एक छोटे से बीर से हार गया, यह मेरा मुकाबला क्या करेगा। मगर डोंग डोंग कहता है मैं दिल का बहुत ही अच्छा हूँ इसलिए मैंने इसे जोर से नहीं मारा। मगर देखते ही देखते वहाँ पर किंग ओलिवर भी आ जाते हैं और आते साथ ही कहते हैं यहाँ पर चल क्या रहा है। उसे वहाँ देखते ही वहाँ पर मौजूद जितने भी लोग होते हैं वो उसके सामने झुक जाते हैं, जिसके बाद योंग फाई कहता है कि मुझे मालूम नहीं कि तुम्हें यहाँ पर इनवाइट किसने किया है, पर मैं तुम्हें बता दूँ यह मेरा बैंक्वेट में मेरी परमिशन बिना तुम किसी के साथ लड़ाई नहीं कर सकते। क्या तुम्हें ईस्टर्न पार्टीज में बस यही सिखाया गया कि पार्टीज किस तरह खराब किया जाता है? यह एक रॉयल पार्टीज है इसलिए इसके अपने रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं। यह सुनते ही कैली कुछ कहने की कोशिश करता है मगर योंग फाई कहता है माय लॉर्ड मैं इसके लिए आपसे माफ़ी चाहता हूँ, मैं सच में आपकी अथॉरिटी को चैलेंज करना नहीं चाहता था, ना ही मेरा ऐसा कोई इरादा था। यूँ समझ ले कि मैंने बस एक उस लड़के को छोटी सी पनिशमेंट दी है, वरना मैं उसे बहुत ही बुरी सज़ा देने वाला था। वो लड़का इतना एरोगेंट है, उसने आपके बैंक्वेट को ख़राब करने की कोशिश की थी, वो इस रंग में भंग डालने की कोशिश कर रहा था। मगर यहाँ पर डोंग डोंग आता है और वो कहता है कि बाय द गॉड ऑफ लाइट प्लीज़ इस शांत हो जाइए। गॉड कहता है कि हमेशा एक दूसरे को माफ़ करना चाहिए, जो भी शख्स माफ़ कर देता है उसी के साथ होली लाइट होती है और होली लाइट की ब्लेसिंग भी उसी को मिलती है। तो वेस्टर्न चर्चेस की यह टीचिंग देखकर वह सब लोग चौंक जाते हैं कि ईस्टर्न ड्रैगन यह वेस्टर्न टीचिंग के बारे में इतना सब कुछ जानता है, सोचा भी नहीं था यह गॉड ऑफ लाइट का बिलीवर होगा। मगर डोंग डोंग वो एक स्टेप और आगे चला जाता है और कहता है कि गॉड ऑफ लाइट की ब्लेसिंग वो हर किसी के पास है और एक जैसी होती हैं। गॉड की नज़र में सब लोग बिल्कुल बराबर हैं। उसकी बातों से यहाँ पर मौजूद सब लोग चौंक गए थे कि यह तो हमसे भी ज़्यादा अच्छा बोल रहा है। और योंग फाई कहता है पता नहीं इसने वेस्टर्न चर्चेस की नॉलेज कहाँ से हासिल कर ली है, मगर खैर जो भी है यह बहुत ही अच्छा कर रहा है। और डोंग डोंग वो सब लोग बताता है कि ओल्डेला ने गॉड ऑफ लाइट के बारे में बहुत उल्टी सीधी बातें कही हैं, जो कि एक बहुत ही बड़ा गुनाह है, इसलिए उसे सज़ा देना ज़रूरी था। देख लेना जब यह मरेगा तो हेल ऑफ फायर इसे पूरे जलाकर राख कर देगी। डोंग डोंग की बातें सुनकर तो किंग ओलिवर भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं। वो कहते हैं यकीन नहीं आता ईस्टर्न ड्रैगन वो हमारे गॉड ऑफ लाइट के इतना अच्छा बिलीवर है, मैं पहली मर्तबा किसी ईस्टर्न ड्रैगन को इस तरह बोलते हुए देख रहा हूँ। वो योंग फाई कहता है कि तुम लोग काफ़ी अच्छे हो, चलो मेरे साथ आ जाओ, हम लोग बैठकर कुछ बातें करते हैं। तुम ईस्टर्न टेरिटरी में आए हो, तुम हमारे गेस्ट हो। और वहाँ पर फिर कैली भी आ जाता है और वो कहता है कि अंकल ओलिवर इस ईस्टर्न जनरेशन के जितने भी यंग डिसाइपल हैं उनमें टॉप का डिसाइपल है, इसके बारे में आपको पहले भी बताया था, इसका नाम योंग फाई है। उसका नाम सुनते ही सब लोग पहचान जाते हैं कि इसके बारे में हमने बहुत कुछ सुना है, क्या यह वही है? मगर दिखने में तो बिल्कुल आम आदमी लग रहा है। और एक बंदा कहता है इसका हुलिया दिखने में बिल्कुल नॉर्मल लग रहा है, देखने में यह नहीं लग रहा कोई खतरनाक वॉरियर होगा, और इसका लाइफ स्पैन कितना हो सकता है। और वहाँ पर मौजूद कोई तीसरा बंदा आकर कहता है कि तुम्हें किसने कहा कि यह एक अच्छा वॉरियर है, यह एक अच्छा डांसर भी तो हो सकता है। मगर यहाँ पर योंग फाई वो उन लोगों से कहता है कि माय लॉर्ड मैं आपके लिए बहुत ही अच्छा सा गिफ्ट लेकर आया हूँ, मैं आपको देना भूल गया था। यह कहने के बाद वो एक गिफ्ट बॉक्स बाहर निकालता है और किंग ओलिवर को देता है। तो जब किंग ओलिवर उसे खोलकर देखता है तो उसके अंदर कुछ मैजिकल कोर्स होते हैं। उन्हें देखकर वो काफ़ी सरप्राइज होता है कि ये काफ़ी हाईएस्ट लेवल के मैजिकल कोर बीस्ट हैं, जो कि किंग लेवल के बीस्ट के अंदर मौजूद होते हैं। यह सुनकर योंग फाई कहता है कि असल में मुझसे यहाँ आते समय कुछ किंग लेवल के बीस्ट टकराए थे, तो मैंने उन्हें रास्ते में निपटा दिया, जिसके बाद मैंने उन लोगों के कोर बाहर निकाल लिया था और मैंने सोचा कि यह क्रिस्टल मेरे किसी काम के नहीं है, तो मैं इसे आपको दे देता हूँ क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद हो सकते हैं। किंग ओलिवर को यह गिफ्ट काफ़ी पसंद आता है और योंग फाई कहता है तुम आज से मेरे बहुत ही अच्छे दोस्त बन गए हो। वो वहाँ पर मौजूद अपने सर्वेंटों से कहता है आ जाओ मेरे इस दोस्त को वाइन पिलाओ। यह कहने के बाद अगले सीन में हमें दिखाया जाता है सब कुछ नॉर्मल हो चुका था और फिर वहाँ पर मौजूद कपल्स आपस में डांस कर रहे होते हैं
और ओलिवा वो अपने अंकल के साथ बैठकर बातें कर रहा होता है और डोंग डोंग वो उन लोगों के साथ बैठकर मजे से खा पी रहा होता है। उसके भी यहाँ पर ऐस लग गए थे और उसके साथ बैठे हुई लड़कियाँ वो उसकी हरकतों को नोट कर रही होती हैं कि यह कितना क्यूट है। और वो उन लड़कियों से कहता है कि मुझे गॉड ने बताया है कि इस तरह वाइन्स और बहुत सारे मजे मजे खाना वो ह्यूमन बॉडी करप्ट कर देता है। चलो मैं तुम लोगों को खाते तुम्हारी बॉडी के अंदर से सारी इविलनेस को ख़त्म कर देता हूँ। उसकी बातों से वो लड़कियाँ और भी ज़्यादा सरप्राइज होती हैं और कहती हैं यह बेबी ड्रैगन कितना क्यूट है और इसकी बातें कितनी अच्छी हैं। और दूसरी तरफ योंग फाई वहाँ पे मौजूद एक मास्टर से हिस्ट्री के बारे में जानने की कोशिश कर रहा था, जिस पर वो मास्टर कहता है कि सोचा नहीं था कि हिस्ट्री के बारे में तुम्हें इतना इंटरेस्ट होगा। तो योंग फाई कहता है वेस्टर्न कॉन्टिनेंट में कुछ हजारों साल पहले बहुत ही लाजवाब गुजरे थे और इसमें बहुत ही कुछ ऐसा हुआ है और मैं पिछले 10,000 साल बारे में जानना चाहता हूँ कि आखिर वेस्टर्न कॉन्टिनेंट में पिछले 10,000 सालों में क्या हुआ था, क्योंकि पिछले 10,000 साल की कहानियाँ बहुत ही मशहूर होंगी। यह सुनकर वो मास्टर कहता है कि हाँ तुमने सही कहा, यह पुरानी हिस्ट्रीज हमारे पास मौजूद हैं, मगर बदकिस्मती से यह हिस्ट्री काफ़ी मिस्टीरियस है और हम लोगों की समझ से काफ़ी दूर हैं। यहाँ तक कि हिस्ट्री का मास्टर होकर भी मैं हिस्ट्री के बारे में अच्छी तरह से नहीं जान पाया। हो सकता है कि हिस्ट्री के कुछ अपीयरेंस ऐसे हों जो कि हमारे सिटी में हाईएस्ट कैपिटलिस्ट लाइब्रेरी में जाकर मिल सकते हैं और वहाँ जाने के लिए हमें काफ़ी टाइम लगेगा और काफ़ी रिसोर्सेज खर्च करने पड़ सकते हैं। यह सुनकर योंग फाई कहता है यह तो बहुत ही बुरा हुआ। मगर वो लोग पीछे मुड़कर देखते हैं तो वहाँ पर एक एल्फ वो ओल्डेला को पकड़कर लेकर जा रही होती है, जिस पर ओल्डेला कहता है मुझे खींचो मत, मैं चल रहा हूँ ना तुम्हारे साथ। वो लड़की ओल्डेला को पकड़कर सीधा योंग फाई तरफ लेकर आती है और कहती है मेरा नाम लान है और मैं ओल्डेला की कजिन हूँ। मैं अपने इस कजिन के साथ बहुत सारी कंट्रीज को विजिट कर रही हूँ ताकि हम लोग अपनी होली मैदान को ढूंढ सकें, मगर मेरा यह कजिन दुनिया की इन रंग रलियों में खो गया है और वो नशे में धुत होकर लड़कियों के पीछे पागल हो रहा है, जिसकी वजह से मेरी यह पूरी जिंदगी खराब हो गई है। इसने आपके साथ जो कुछ किया उसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहती हूँ और मैं आपसे डांस करने के लिए आपको रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज़ आप मेरे साथ आइए और एक साथ डांस कीजिए। यूँ समझ लीजिए यह मेरी तरफ से एक अपोलॉजी है। यह बात सुनकर योंग फाई बिल्कुल हैरान हो जाता है कि यह किस तरह की माफ़ी है जिसमें डांस करना पड़ेगा, मगर सब लोग उसकी तरफ देख रहे थे कि यह अपोलॉजी को एक्सेप्ट करेगा या नहीं। मगर योंग फाई कहता है सोचा नहीं था कि सारे ही एल्फ बहुत अच्छे हो सकते हैं, मुझे लगा था सारे ही ओल्डेला की तरह होंगे। यह कहने के बाद वो उस लड़की का हाथ पकड़कर फौरन से डांस करने के लिए उसके साथ चला जाता है। वो लोग उस ग्राउंड में जाते हैं और बीच में जाकर डांस करने के लिए सबसे पहले किंग से परमिशन मांगते हैं और उसके बाद जैसे लोग डांस करना शुरू कर देते हैं तो वो लड़की डांस करते हुए योंग फाई से कहती है मैं तुम्हें एक बात बताऊं कि वेस्टर्न कॉन्टिनेंट के डीप में एक ऐसा फॉरेस्ट है जहां पर एंशिएंट इविल ट्राइब रहा करता है और तुम्हारे जैसे बहुत सारे वॉरियर्स हर साल वहां पर एंशिएंट ट्राइब को देखने के लिए जाते हैं, मगर इविल ट्राइब बहुत सारे वॉरियर्स को गायब कर देता है। उसके बाद वो वॉरियर्स कभी भी वापस नहीं आते, यहाँ तक कि वॉरियर्स के ट्रेसेस भी गायब हो जाते हैं। तुम बताओ क्या तुम इनमें इंटरेस्टेड हो, क्या तुम भी वहाँ जाना चाहते हो? अगर वहाँ तुम्हारा जाने का दिल है तो मैं तुम्हें बता दूं कि कभी भी उस फॉरेस्ट के डीप में मत जाना क्योंकि वो बहुत ही खतरनाक है। यह सुनकर योंग फाई कहता है कि चलो मुझे इसके बारे में और बताओ, मैं जानना चाहता हूँ। जिस पर लान कहती है कि मैंने सुना है कि इविल ट्राइब जिस जगह रहता है वह उस जंगल पर बहुत ही डीप के अंदर हाईएस्ट लेवल के कल्टिवेटर्स रहते हैं जिन्होंने अपना एक अलग डोमेन बनाया होता है और वेस्टर्न कॉन्टिनेंट के बहुत सारे गॉड ऑफ वॉर और मैजिक गॉड वो वहाँ गए थे मगर उसके बाद कभी भी वापस नहीं है। यही वजह है कि उस इविल ट्राइब के डीपेस्ट पार्ट को सबसे खतरनाक जगह मानी जाती है। मगर योंग फाई उससे कहता है मुझे टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं अब इस रियल में आ चुका हूँ कि मैं वहाँ पर जा सकता हूँ और वहाँ से वापस भी आ सकता हूँ। मगर मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि आखिर यह इविल ट्राइब वहाँ पर रहता क्यों है। यह वेस्टर्न रीजन से काफ़ी ज़्यादा दूर है और बिल्कुल अकेले में तन्हा ज़िंदगी गुजार रहा है। आखिर ऐसा क्यों है, वो लोग वेस्टर्न रीजन से इतना दूर क्यों ज़िंदगी गुजार रहे हैं? तो वो लड़की कहती है कि कौन जानता है कि उन लोगों का मकसद क्या है, पता नहीं वो वहाँ पर क्या कर रहे हैं और उन मॉन्स्टर के दिमाग में क्या चल रहा होगा। आज तक कोई भी उनसे मिलकर वापस तक नहीं आ पाया जो बता सके कि आखिर वहाँ चल क्या रहा है। वो एक ऐसी जगह है जहाँ पर गॉड्स भी जाकर वापस नहीं आते। यह बात सुनने के बाद योंग फाई को याद आता है कि उसकी पास्ट लाइफ में उसके फादर ने इस तरह की जगह के बारे में बताया था। उसके फादर ने बताया था कि इमॉर्टल बनना या फिर गॉड बनना इतना आसान नहीं है। जब भी कोई शख्स गॉड या इमॉर्टल बनता है तो बहुत ही खतरनाक सिचुएशन से गुजरता है। और यह बात याद आने के बाद वो अपने फादर के बारे में कहता है
कि क्या वो मुझे इस जगह के बारे में बता रहे थे। यहाँ पर योंग फाई वो उस लड़की के साथ अपना डांस कंटिन्यू करता है और दूसरी तरफ से एक वॉरियर अंदर आता है और वो सीधा उन लोग तरफ जा रहा होता है। उसे वहाँ पर देखते ही बहुत सारे लोग अपना डांस करना रोक देते हैं और उससे दूरी बनाते हैं और कहते हैं ये यहाँ पर क्या करने आया है, क्या यह यहाँ पर किसी से लड़ने के लिए आया है। मगर हम लोग देखते हैं वो वॉरियर सीधा योंग फाई की तरफ जा रहा होता है और जैसे वो उन लोगों के सामने जाकर खड़ा हो जाता है तो योंग फाई और लान दोनों ही अपना डांस करना रोक देते हैं और उसकी तरफ देखते हैं। जिसके बाद वो वॉरियर कहता है मेरा नाम ओरो है, मैंने सुना है तुम ईस्टर्न कॉन्टिनेंट के टॉप 10 डिसाइपल में से एक हो। मैं जानना चाहता हूँ तुम आखिर यहाँ पर क्या करने के लिए आए हो। वैसे मैं एक ड्रैगन नाइट हूँ और मैं तुम्हारी स्ट्रेंथ को आजमाने के लिए यहाँ पर आया हूँ। क्या तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत है तुम मेरे चैलेंज को एक्सेप्ट कर सको? अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत हो और तुम्हें लगे कि तुम्हारी रेपुटेशन वो लायक है कि तुम मेरे साथ फाइट कर सको तो ही मेरा चैलेंज एक्सेप्ट करना। यह बात सुनकर वहाँ पर मौजूद लोग कहते हैं कि क्या वाकई में इसे चैलेंज कर रहा है और यह 4th लेवल का ड्रैगन नाइट है। और कुछ लोग कहते हैं कि यहाँ पर ये अंदर कैसे आ गया। सब लोग उसे वहाँ पर देखकर काफ़ी घबरा गए थे क्योंकि वो उन लोगों के लिए बहुत ही खतरनाक था। मगर ओल्डेला वो काफ़ी खुश होता है और कहता है ओरो ने आज तक कोई बैटल नहीं हारी, मुझे पूरा यकीन है वो इस लड़के की हड्डी पसली तोड़ कर रख देगा। मगर यहाँ पर योंग फाई वो दिल ही दिल में कहता है कि अच्छा तो अब समझ में आया। यहाँ के लोग सिर्फ और सिर्फ ताकत के आगे झुकते हैं। मैं काफ़ी देर से सोच रहा था मुझे लड़ने के लिए किसी न किसी को उकसाना होगा, मगर लगता है कि इस लड़के ने खुद ही मेरा काम आसान कर दिया। यह खुद चलकर यहाँ आया और मुझे चैलेंज कर रहा है, इससे अच्छा और क्या हो सकता है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि वो दोनों ही वॉरियर्स एक बड़े ग्राउंड में आते हैं और वहाँ सब लोग योंग फाई चीयर अप कर रहे होते हैं, जिस पर योंग फाई का हौसला भी काफ़ी बढ़ गया था क्योंकि वो वेस्टर्न रीजन में था और वेस्टर्न रीजन के लोग अपने वॉरियर सपोर्ट करने के बजाय उसे सपोर्ट कर रहे थे। और सब लोग देखना चाहते थे आखिर ईस्टर्न कॉन्टिनेंट के वॉरियर में कितना दम है, क्या यह वेस्टर्न कॉन्टिनेंट के वॉरियर को हरा सकता है या नहीं। और क्योंकि वहाँ के लोग ने पहले कभी भी ईस्टर्न वॉरियर्स को लड़ते नहीं देखा था तो इसलिए वो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थे ताकि वो फर्स्ट टाइम किसी ईस्टर्न वॉरियर को लड़ते हुए देख सकें। इतने में हमें एक बड़ा सा ड्रैगन ऊपर से आते हुए दिखाया जाता है, जिस पर योंग फाई थोड़ा सरप्राइज होता है कि यह ड्रैगन तो शायद कुछ ज़्यादा ही बड़ा है। जब वो ड्रैगन वहाँ पर आता है तो हम उसके ऊपर ओरो को भी देखते हैं तो वो ऊपर से अपना स्पीयर लेकर खड़ा हुआ होता है और यहाँ पर कैली कह रहा होता है अगर योंग फाई यह मैच जीत गया तो यह बहुत ही आसानी से अपना मकसद अचीव कर सकता है। वो पूरे कॉन्टिनेंट में फेमस हो जाएगा और वेस्टर्न कॉन्टिनेंट में जितने हाईएस्ट लेवल के वॉरियर है वो खुद ब खुद इससे लड़ने के लिए यहाँ पर चलकर आएंगे। और यहाँ पर ओल्डेला कह रहा होता है ओरो ने आज तक कोई मैच नहीं हारा और यह मैच भी जरूर जीतेगा। मगर योंग फाई कहता है इतना बड़ा ड्रैगन इसके पास कहाँ से आया। मगर वो ड्रैगन उन लोग गुस्सा दिलाने के लिए जानबूझकर अपने मुंह से बहुत सारी बदबूदार गैस रिलीज करता है जो कि सीधा उन लोगों की तरफ जाती है। तो योंग फाई कहता है कि यह कितना बदबूदार है और कितना बेकार किस्म का ड्रैगन है। मगर डोंग डोंग इस हरकत पे बहुत ही ज़्यादा भड़क जाता है और कहता है तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई, तुम्हें पता नहीं कि तुम्हें इसकी क्या सजा मिलेगी। यह कहने के साथ वो फौरन से हवा में आता है और अपने ट्रू फॉर्म को अवेकन करता है। तो वो भी उसी ड्रैगन की तरह अपना एक जाइंट शेप शो करता है जो कि उसका डिवाइन शेप होता है। उसे देखकर सब लोग चौंक जाते हैं और कहते हैं बाय द गॉड ऑफ हेवन यह क्या है, यह तो कोई डिवाइन ड्रैगन लग रहा है। और वहाँ पर मौजूद एल्विन क्लैन के लोग भी चौंक गए थे, उन्होंने पहली मर्तबा डिवाइन ड्रैगन देखा था। जिसके बाद डोंग डोंग जैसे उन्हें दोबारा डराता है तो वो ड्रैगन इतना ज़्यादा डर जाता है कि वो सर चकराते हुए फौरन नीचे गिर जाता है और उसके साथ साथ वो वॉरियर बेकाबू हो जाता है और दोनों ही धड़ाक से नीचे गिरते हैं। मगर ओरो कहता है योंग फाई ये क्या हरकत है, मैंने तुम्हें लड़ाई के लिए चैलेंज किया था, क्या यह ईस्टर्न मार्शल आर्ट है, तुम्हें मुझसे लड़ना चाहिए था मगर तुम तो अपने ड्रैगन को सामने ले आए हो। क्या तुम्हें मुझसे डर लग रहा है या फिर तुम इतने कमजोर हो कि तुम अब ड्रैगन का सहारा लेने की जरूरत पड़ रही है। तो योंग फाई उससे कहता है बच्चे तुम्हें क्या पता, शायद तुम मार्शल आर्ट के बारे में कुछ नहीं जानते। कोई मार्शल आर्टिस्ट अपने साथ एक ड्रैगन को रख सकता है, तुम खुद को एक ड्रैगन नाइट कहते हो, क्या तुम्हारे पास कोई किस्म का डिवाइन ड्रैगन नहीं है। अगर तुम डिवाइन ड्रैगन के साथ फाइट करना चाहते हो तो पहले जाओ और कोई अच्छा सा डिवाइन ड्रैगन लेकर आओ। मैं ऐसे किसी के साथ फाइट नहीं करता जो कि मार्शल आर्ट के रूल के बारे में जानता ना हो और ऊपर से तुम बिना वजह मुझसे दुश्मनी मोड़ ले रहे हो जबकि मैं तुम्हें जानता भी नहीं। मैंने यह चैलेंज सिर्फ और सिर्फ मार्शल आर्टिस्ट होने की हैसियत से एक्सेप्ट किया है। यह कहने के बाद वो डोंग डोंग से कहता है तो अभी पूरी तरह से रिकवर नहीं हुए, तुम्हें इस लड़ाई के अंदर इंटरफेयर करना नहीं चाहिए, मैं खुद ही इससे डील कर लूँगा, तुम जाओ थोड़ी देर लिए आराम करो। यह सुनते ही डोंग डोंग दोबारा से उस ड्रैगन को डराता है तो ड्रैगन इतना डरता है कि वह अपने मुंह को छुपा लेता है और डोंग डोंग फौरन से उड़ते हुए वहां से ऊपर चला जाता है और ऐसी जगह पर जाकर बैठता है जहां पर खाने पीने के लिए उसके पास बहुत सारी चीजें होती हैं और वहां पेट भर कर खाना खाता है और अपनी एनर्जी को रिकवर करता है।
और दूसरी तरफ योंग फाई ओरो से कहता है ठीक है अब तुम आ जाओ। यह देखते ही ओरो फौरन से अपने ड्रैगन को उठने के लिए कहता है और वो फौरन से हवा में ऊपर आते ही अपने मुंह से फायर एनर्जी जनरेट करता है और उसके साथ बड़े बड़े आग के गोले योंग फाई की तरफ थ्रो करना शुरू कर देता है। और योंग फाई हर एक अटैक को आराम से डॉज करता जा रहा था क्योंकि उसकी स्पीड इतनी अच्छी होती है तो हर एक अटैक को डॉज कर सकता था। जिसके बाद वो हवा में आता है और उससे कहता है कि चलो मैं तुम्हें याद दिला देता हूँ कि लोग मुझे ईस्टर्न कॉन्टिनेंट में क्या कहकर पुकारा करते थे। मैं लोगों के बीच में एक ड्रैगन स्लेयर के नाम से मशहूर था। यह कहते वो अपना स्पेयर बहुत ही जोर से उस ड्रैगन की तरफ थ्रो करता है। इस अटैक की वजह से वो ड्रैगन थोड़ा सा इंजर्ड हो गया था मगर अभी भी उसमें इतनी हिम्मत थी कि वो दोबारा लड़ने के लिए ऊपर आ जाता है और उससे कहता है चलो अब काउंटर अटैक करने का वक्त आ गया है। जिसके बाद वो ऊपर जाते ही अपने स्पेयर के जरिए बहुत सारे स्लैश अटैक रिलीज करता है और योंग फाई अपने स्पेयर के जरिए उसके हर एक अटैक को बड़े आराम से रोकता जा रहा था। यह देखने के बाद वो ड्रैगन दोबारा से अपने मुंह में बहुत ज़्यादा एनर्जी चार्ज करता है और जैसे ही योंग फाई की तरफ थ्रो करता है तो योंग फाई अपने स्पेयर के साथ एक जोरदार एनर्जी वेव रिलीज करता है जो कि एनर्जी बॉल के साथ टकरा कर डिस्ट्रॉय करके रख देती है। जिस पर ओरो कहता है कम ऑन इस पे और ज़्यादा हमले करो। वो योंग फाई पर अपनी और भी ज़्यादा ताकत के साथ हमला करना चाहता था ताकि वो एक ही बार में उसका काम निपटा सके। इसके लिए वो अपने ड्रैगन के साथ पहले तो हवा में बिल्कुल ऊपर की तरफ चला जाता है। ये देखते ही योंग फाई कहता है चलो अब सांगोंग टेक्निक यूज़ करने का समय आ गया है। यह वॉरियर मेरे सेम लेवल का है तो इसे हराने के लिए मुझे ज़्यादा एनर्जी का यूज़ नहीं करना पड़ेगा। यह कहने के बाद वो दोबारा सांगोंग टेक्निक का यूज़ करता है जो कि एक जाइंट हैंड के साथ अपीयर होती है। पहले यह टेक्निक हेवन डिस्ट्रॉइंग हैंड टेक्निक थी मगर इसे अपग्रेड करने के बाद यह सांगोंग टेक्निक बन गई थी। और योंग फाई कहता है सेम लेवल पर 1-on-1 फाइट करना तो खुदकुशी के बराबर है इसलिए तुम्हें मुझसे यह फाइट करनी ही नहीं चाहिए थी। यह कहने के बाद वो उस जाइंट हैंड के साथ उस ड्रैगन को पकड़ता है तो वो ड्रैगन नीचे गिरने लगता है और जैसे वो छत पर आकर गिरता है तो योंग फाई फौरन से उस जाइंट हैंड के साथ उस ड्रैगन को गोल गोल घुमाना शुरू कर देता है। यह देखते ही सब लोग हैरान हो गए थे कि योंग फाई इतना ताकतवर है कि वो एक ड्रैगन को अपनी मुट्ठी के अंदर बंद करके इस तरह गोल गोल घुमा रहा है कि जैसे कोई ड्रैगन ना हो बल्कि एक लट्टू हो। और ओरो कहता है कि मेरे ड्रैगन को छोड़ दो तो योंग फाई कहता है ठीक है मैं इसे छोड़ रहा हूँ अब इसे कैच कर लेना। यह कहने के बाद वो उसी ड्रैगन को ओरो की तरफ थ्रो करता है तो ओरो उसे कैच करने के बजाय अपनी जान बचाने की कोशिश करता है क्योंकि वो ड्रैगन सीधा उसी तरफ आकर गिरा था। जब वहाँ धूल मिट्टी छट जाती है तो योंग फाई देखता है वो ड्रैगन तो ठिकाने लग चुका है मगर ओरो वो अब बिल्कुल सही सलामत है। मगर वो इतना डरा हुआ होता है और उसे पता चल गया था कि योंग फाई बराबरी नहीं कर सकता तो वो फौरन से अपनी हार को एक्सेप्ट कर लेता है। और वहाँ मौजूद सारे वेस्टर्न लोग यह देखते हैं कि ओरो यह लड़ाई हार चुका है। उन्हें यकीन नहीं आ रहा था कि इतना पावरफुल कल्टीवेटर वो ईस्टर्न ड्रैगन वॉरियर के साथ इतनी आसानी से कैसे हार सकता है। मगर वहाँ पर मौजूद जितने वेस्टर्न लोग होते वो सारे सही योंग फाई जीत में बहुत ही ज़्यादा खुश थे क्योंकि वो लोग ओरो से बहुत ज़्यादा परेशान थे क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा एरोगेंट था। और किंग ओलिवर वो भी योंग फाई जीत में खुशी के मारे सब लोगों से कहता है कि सब लोग हमारे ईस्टर्न गेस्ट को वेस्टर्न कॉन्टिनेंट में वेलकम करो। आज से पूरे पूरे वेस्टर्न कॉन्टिनेंट में फेमस हो गया है। और डोंग डोंग वो दोबारा से ओल्डेलक पास जाता है और कहता है तुम्हारा गंदा सबूत देख कर लग रहा है शायद तुम जो चाहते थे वो नहीं हुआ। बदकिस्मती से हर किसी की गंदी ख्वाहिश इतनी जल्दी पूरी नहीं होती। और योंग फाई यहाँ पर कह रहा होता है कि वेस्टर्न कॉन्टिनेंट में जो एंशिएंट फॉरेस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा मिस्टीरियस और काफ़ी डेंजरस है। चलो तो एंशिएंट फॉरेस्ट को विजिट करके देखते हैं मगर उससे पहले मुझे सिनलान किंगडम के कैपिटल मौजूद उस टेम्पल में जाकर थोड़ी सी हिस्ट्री की नॉलेज हासिल करनी होगी ताकि पता चल सके कि 10,000 साल पहले क्या हुआ था। यह कहने के साथ यह एपिसोड यहीं पे एंड होता है। तो इस वीडियो में लाइक टारगेट है 100 लाइक तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।